हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपनी उसी शानदार किताब का अध्ययन कराते हुए जिससे एमसीक्यूज हमारे बन रहे हैं, और ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई ये किताब आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी काम की रहती है। यदि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की, तो आपके लिए काफ़ी हितकारी रहती ही है ये। तो इस किताब के बारे में आप सब लोगों को ज्ञान है ही। हम इसमें एक एक अध्याय को लगातार कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जैसा इंडेक्सेस हैं उसी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। इस क्रम में पहला लेसन हमारा हो चुका है। अगर हम इस फर्स्ट लेसन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेसन यहाँ पर कवर कर लिया है, और इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमने रेड कर दिया है। तो जो चीज़ें कवर होती जा रही हैं वो रेड से होती जा रही हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। इस क्रम में हम लेसन 2 पर पहुंच चुके हैं, और लेसन 2 में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने कवर कर लिया है। पर लेसन 2 में है क्या क्या चीज़, सबसे पहले आइए इसको जानते हैं। इसका टॉपिक का हेडिंग है, या इस लेसन 2 का जो टाइटल है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ साथ उनका भारत में कैसे विजय हुआ है, इसके ऊपर भी ये अध्याय शामिल है। इसमें हम यूरोप के पूर्वी व्यापार के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं हम लोगों के। इनसे संबंधित जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको कराए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार भी बताया। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य किस प्रकार के टकराव हुए, इसके ऊपर भी मैंने आपको प्रश्न बताए थे। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार से हुआ, इससे संबंधित भी पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के ऊपर, साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से 1785 तक का जो इसका भारत में कार्यकाल रहा है एज ए गवर्नर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ पॉइंट कवर करेंगे कॉर्नवालिस के लिए, और फिर इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करते जाएंगे। रेस्ट ऑफ पार्ट इसमें और बचा रहेगा, जिसमें वो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन सब लोगों के समय अंग्रेजों का प्रसार कैसे हुआ है, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम किस प्रकार से हुआ है, डलहौजी की अधिग्रहण की नीति किस प्रकार की रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं स्टडी आईक्यू की तरफ से। आप लोगों के लिए 2-3 शानदार बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें ज्योग्राफी की बुक जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने आपके लिए प्रस्तुत करी है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये बुक्स जो हैं इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाकर के डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध होने वाला है, और इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं वहां से भी परचेज कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपी पीएससी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इसे, आज लास्ट डेट है 31 ऑफ मई, ये आज अंतिम दिन है। यदि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं VRUP, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो टुडे इज़ द लास्ट डे। आप इसे अप्लाई करिए और इस 20,000 के कोर्स को 4,999 में आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से। इसी तरीके से यूपीएससी के भी कोर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। आप इसके लिए कोड का इस्तेमाल करेंगे विरद फ्लैश, और जस्ट 9,999 रुपीज़ में यू कैन अवेल दिस कोर्स। तो सिंपली वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड वेरी सिंपली हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के इस टॉपिक में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे बंगाल पर अंग्रेजों ने 2 तरीके से शासन करना शुरू किया। इनके प्रशासन की दोहरी राजनीति जो है वो किस प्रकार से रही है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा किस प्रकार से इसके पहले वाले चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा कि इन्होंने बंगाल को कब्जा किया, उसके बाद अवध तक अपने आप को फैलाया है। तो इनको कई जगहों से जो है जैसे बंगाल है, अवध है, उड़ीसा है, या बिहार वाला जो प्रांत है, इन सब जगहों पर दीवानी जो है अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अलावा नवाबशाही जो है उसके ऊपर भी इनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये उन जगहों पर गवर्नर से अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं, या फिर इनको जो है पेंशन वगैरह देना शुरू करते हैं जो यहाँ के नवाब वगैरह हैं बंगाल के। इसके अलावा यूं भी कहा जा सकता है कि जो पुलिस और जो सैन्य शक्ति है उसको भी काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो प्रशासनिक रूप से और सैन्य शक्ति को कंट्रोल करने के रूप से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसको क्या कर लिए हैं, दोहरी तरीके से। मतलब एक प्रशासन के तौर से भी शासन चल रहा है, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने का इसमें प्रयास किया गया। इसके बाद आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का समय देखने को मिलेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सारी संधियाँ रखी हैं,
जिससे कि दक्षिण भारत में जो फिर से एक मराठा शक्ति उदय हो रही थी। अगर आपको ट्रायंगुलर शेप याद हो जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जिसमें कर्नाटक हैदराबाद को उन्होंने कवर किया, देन अगेन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसको बंगाल को कवर कर लिया है। बंगाल के बाद आपने देखा अवध और दिल्ली तक का हिस्सा जो है वो इनके कब्जे में आ चुका था प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात। लेकिन इस दौरान 2-3 बड़ी शक्तियां जो हैं वो दक्षिण भारत में सर उठाना शुरू कर चुकी थी, जैसे कि मैसूर राज्य था, मराठे थे। ये 2 बड़ी शक्तियां थी जो कि अंग्रेजों के सामने चैलेंज बन चुकी थी, पर क्योंकि अंग्रेज बहुत नॉर्थ में और ईस्ट में अपनी विजय को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुके थे, तो उन्हें लगा कि हम यहाँ पर हरा देंगे। परंतु शुरुआत में इनको काफ़ी ज़्यादा मराठों से और जो मैसूर राज्य है उससे लगातार युद्ध में पराजित भी होना पड़ा। तब जाकर के वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियां काम आती हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है दक्षिण भारत में किसी तरीके से कुछ संधियां इत्यादि करा करके शांति कायम करते हैं। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली का समय आएगा, जो उसी में और पेनिट्रेट करेंगे थोड़ा सा इंडियंस को वहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए, सहायक संधि इत्यादि करके उनके सैन्य शक्तियों पे कब्जा रखा जाए, उनको आपस में लड़ाने झगड़ाने का कार्य किया जाए, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं उनको ब्रिटिश सत्ता में शामिल कर लिया जाए इत्यादि करने का काम लॉर्ड वेलेस्ली करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर निर्धारित आज की MCQ है। इसका जो प्रथम प्रश्न है वो आपके सामने है, बंगाल के प्रशासन में दोहरी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मतलब बंगाल का जो प्रशासन है उसमें दोहरी जो व्यवस्था का जो टॉपिक टाइटल आपको दिखाई देता है इस बुक में, और उस समय में जो इसका प्रभाव पड़ता था उसका क्या अर्थ है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले लिखा हुआ है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ही बंगाल का राजस्व वसूल करने लगी। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है। 1764 का 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का जो युद्ध हुआ, उस बक्सर के युद्ध के पश्चात इनको बहुत ही बड़ा राजस्व के ऊपर कब्जा करने को मिल गया। और ये बात सत्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ही बंगाल का राजस्व वसूल करने लगी। मतलब डायरेक्टली जो उसके रेवेन्यू पर कंट्रोल किसका हो गया था, वो कंपनी का हो गया। तो पहला कथन तो हमारा सत्य है। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया था। यहाँ पर उप सूबेदार का मतलब ये हो गया, देखिए सूबेदारी जो थी, सूबेदार किसको बनाया जाता था, बंगाल में सूबेदार बनाया गया था वही जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ठीक है, बंगाल के नवाब को वहां का बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और अब ये जो सूबेदार है ये नाम का सूबेदार है, बल्कि इसके पैरेलल एक उप सूबेदार, यानी कि इसको कह सकते हैं आप, ये सब या डिप्टी सूबेदार जो है उसको अपॉइंट किया गया है। और ये जो डिप्टी सूबेदार है ये अंग्रेजों का है, मतलब ब्रिटिशर्स का है। तो इस तरीके से सूबेदार के ऊपर ब्रिटिश का डिप्टी सूबेदार बैठा हुआ है और उसी के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा इस सूबेदार को। तो ये नाम मात्र के सूबेदार रह गए, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो दोहरी व्यवस्था का मतलब यही है कि एक तो ये राजस्व यहाँ पर वसूलना शुरू कर देते हैं और उप सूबेदार की जो दोहरी व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलती है। इसमें पुलिस कंट्रोल जो है वो भी, पुलिस कंट्रोल कह लीजिए या राज्य में प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको कह लीजिए, ये दोनों ही चीजें जो हैं किसके हाथ में चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, इस तरीके से ये दोहरे शासन। और इसका लाभ क्या हुआ, इसका लाभ ये हुआ कि ये जो नवाब हैं इनको अपनी निजी सुरक्षा तक जो है वो दांव पे लगानी पड़ गई। मतलब कि ये खो दिया इन्होंने, इनकी सुरक्षा जो है वो ब्रिटिशर्स करेंगे और इनको जो है सैलरी वगैरह, सैलरी कह सकते हैं या फिर पेंशन कह सकते हैं, उस पर अपॉइंट सा कर दिया गया, बस ये नाम के राजा रह गए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद किस प्रकार से कंपनी ने लाभ कमाया, यानी कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उसके बाद कंपनी को किस प्रकार से प्रॉफिट हुआ है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हैं। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, धैर्यपूर्वक इसको पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई या आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पहला स्टेटमेंट लिखा है, मीर जाफर के दोबारा सूबेदार बनने से अंग्रेजों को 80 लाख स्टर्लिंग पौंड की राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। कंपनी ने बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदना और विदेशों से बेचना बंद कर दिया।
ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड की सहायता राशि भी दी। तो किस प्रकार से लाभ कमाया है ये पूछा जा रहा है। अब जो 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, इनमें में से केवल एक स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी 3 गलत है। और जो सही वाला है वो कौन सा है? ये वाला पॉइंट जो है वो सही है। किस प्रकार से सही है इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, मीर जाफर जब दोबारा सूबेदार बना तो अंग्रेजों को 80 लाख स्टर्लिंग पाउंड की राजस्व की वसूली प्राप्त हुई थी। यानी कि आप इसको देख सकते हैं 8 मिलियन पाउंड जो है उसकी राजस्व प्राप्त हुआ। तो ये 80 लाख का राजस्व नहीं था, ये 30 लाख का था। ठीक है, 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड की राजस्व की वसूली प्राप्त हुई थी। तो राजस्व की वसूली प्राप्त हुई, मीर जाफर दोबारा सूबेदार बना, ये सब चीजें तो सही हैं, लेकिन जो ये डेटा है ये गलत है। बस इसमें केवल यही गलती है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो इस प्रकार से आपको भ्रमित करेंगे कि जो आपने पढ़ रखा है वो स्टोरी वाइज तो आपके माइंड में कहीं सेट है या आपको याद रहेगा, लेकिन उसी में ही आपको उलझा करके एक प्रश्न जो है बना के दिया जाएगा। और आप तेजी से अगर जल्दीबाजी से अगर आप पढ़ गए तो आपसे वो गलतियां हो सकती हैं। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात है। इसको कैसे समझेंगे आप? ये ब्रिटेन है और यहां पर इंडिया है ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब ये क्या करते थे, यहां से कुछ मटेरियल जैसे कि मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स हैं या कच्चे माल हैं, यहां से ये खरीदते थे और खरीद करके, अब ये खरीदने में स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिशर्स खरीद रहे हैं तो ब्रिटिश अपना रेवेन्यू यहां पर दे रहे हैं या अपना पैसा यहां दे रहे हैं, और इसको खरीद करके, हालांकि सस्ते दाम पे ही खरीदते थे, लेकिन खरीद करके इसे कहां भेज देते थे? ब्रिटेन की तरफ। और ब्रिटेन में इसमें इसका बढ़िया सा माल बना करके, यानी कि इस कंपनी में उसको अच्छी तरीके से डेवलप करके उससे प्रोडक्ट बना करके उसे विदेशों में बेचते थे और कई बार भारत में ला करके भी बेचते थे और वहां से धन अर्जित कर लेते थे। तो जो ये खरीद में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ उससे कई गुना मुनाफा ये कमा लेते थे, उससे कई गुना मुनाफा, मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई थी कि जो ये खरीदने का काम था वो खरीदने का काम भी उन्होंने बंद कर दिया। तो कैसे खरीदते थे? ये क्या करते थे, जो भारत का राजस्व होता था, यानी कि अभी तक कंपनी ब्रिटेन से सहायता राशि भेजती थी कि खरीदो और अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हो रहा है कि भारतीय राजस्व से ही आप भारत का ही माल खरीदिए। तो एक तरीके से ये जो भारतीय राजस्व से अगर अपने यहीं का ही माल खरीद रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे उनका प्रॉफिट हो गया ना, ये तो उनका लाभ हुआ, लाभांश हुआ एक तरीके से। यानी इन्वेस्टमेंट जीरो है अगर हम ब्रिटिश कंपनी की तरफ से देख रहे हैं। और ये जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हैं वो यहीं पर ही इन्हीं रुपयों से, यानी बंगाल के ही रुपए से, बंगाल में ही माल खरीद करके बाहर बेचते थे और उसके बाद उसे प्रोडक्ट बना करके विश्व में बेचते थे, तो वहां से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मतलब लूट की ऐसी विचार, ऐसी नीति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि मुझसे मेरा ही माल खरीद करके और हम ही को बेच देते थे, और वो जो बेचने से जो पैसा आता था वो अपने पास रुपए रख लेते थे। मतलब सोच के देखिए कितने हद तक गुलामी यहां पर कराई गई है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कंपनी ने बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदा और विदेशों को बेचना बंद कर दिया। तो कंपनी ने बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदना और विदेशों में बेचना बंद नहीं कर दिया, इसको शुरू कर दिया था। इसको शुरू कर दिया मतलब प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया? कि कंपनी ने बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदना शुरू कर दिया, बंगाल के ही राजस्व से। पहले अपने राजस्व से खरीदते थे और विदेशों में बेचना जारी रखा, तो पहले भी जारी था। तो शुरू क्या कर दिया कि भारतीय राजस्व से खरीदा जाएगा। अंत में लिखा है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड की सहायता राशि दी। नहीं, अब क्योंकि इसको जब बचे हुए माल को जब ये विदेशों में बेचते थे तो विदेशों में बेच करके, विदेश बेचने से जो पैसा आता था, इससे जो राजस्व कलेक्ट होता था, इस राजस्व में अब कंपनी के मालिक ब्रिटेन में, यहां, मतलब देख रहे हैं घड़ी उल्टी चलने लगी है। उधर से कहा जा रहा है कि अब आपको इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इससे हमें प्रॉफिट भेजिए वापस। तो ये काम होने लगा। ये 4 लाख पाउंड की सहायता राशि दी नहीं थी बल्कि ली गई। ये सहायता राशि जो है इनसे ली गई है। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर्स ने ली है। बात समझ गई? ब्रिटिश सरकार उनसे ही सहायता राशि और ले रही, तो डबल प्रॉफिट है यहां पर। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रशासन पर दोहरी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम हुए? इस प्रकार के आप देख सकते हैं, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। किस प्रकार से उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया। मतलब ये बहुत गरीब हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। इतना पैसा लूटा गया, मतलब लूटने के जो भी विचार आपके मन में आ सकते थे वो सारे विचार कंपनी के अधिकारियों ने यहां पर रखे और उससे बंगाल के राजस्व को लूटा, और बंगाल का जो सूबेदार हुआ था वो सिर्फ देखता ही रह गया। जाफर के बाद कह सकते हैं कि उसका बेटा जो है गद्दी पर बैठाया गया, उससे राजस्व वसूले गए, उससे कई राज्य हड़प लिए गए, ऐसे सारे काम यहां पर करे जाने शुरू किए गए। और इनफैक्ट जिस समय ये सारी दुर्दशा चल रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसी समय यहाँ अकाल भी पड़ गया, और इस अकाल में भी 1 रुपए की सहायता ब्रिटिशर्स ने नहीं करी, और इसकी वजह से लाखों लोग, कैन यू बिलीव, लाखों लोग, 1-2 लोग ने, अभी कोरोना की महामारी हुई थी तो आपने देखा कि कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई। बहुत सारे लोगों ने यह दृश्य प्रतिदिन देखे होंगे, लेकिन जब फिर भी लाखों लोग नहीं थे। अब आप सोचिए यहां पर लाखों लोग हैं, अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई और ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किसी प्रकार से सहायता नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है, ये दुष्परिणाम थे। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया था। ये काम तो ठीक 1765 में ही हो गया, जब उसे सिर्फ नाम मात्र का नवाब बनाया गया। तो हेंस इट इज वेरी क्लियर कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो दोनों ही सत्य है। पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। तो आंसर नंबर सी आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लिखा है, 1775 से 1782 तक ब्रिटिश शक्तियों के लिए बहुत कठिनाइयां रही। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? अब 1775 से 1782 तक ब्रिटिश शक्तियों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां की बात करी जा रही है। ये वही समय है जब ब्रिटिशर्स बंगाल को जीत करके और उसके कह सकते हैं कि एडवांटेज में आपने देखा था कि उनको दिल्ली और अवध का भी सत्ता मिल गया था। उस समय उन्हें लगा कि जैसे हमने नॉर्थ में और ईस्ट में जो काम बंगाल के साथ किया है, बड़ी आसानी से हम दक्षिण भारत में कर लेंगे। और इसी नाते उन्होंने हैदर अली से पंगा ले लिया, हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर के। हैदर अली ने इन्हें बुरी तरीके से पराजित किया। फिर उन्होंने देखा कि मराठाओं में बीच में जो नाना फडणवीस हैं और उनके जो विरोधी हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा झड़प होनी शुरू हो गई थी। तो उसका फायदा उठा करके वो मराठा राज्यों को तोड़ने में जुट गया, ब्रिटिशर्स का पूरा जो दल है। लेकिन वो वहां भी सफल नहीं हुए, बुरी तरीके से उन्हें बार बार इन समयों में पराजित होना पड़ा। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। लिखा है, मराठा शक्तियों में से अधिकतर सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से रघुनाथ राव के खिलाफ हो गए। तो मराठा शक्ति को लेकर के जो नाना फडणवीस हैं, इनके समय में एक नन्हे पेशवा शासन किया करते थे और रघुनाथ राव जो हैं वो शासक बनना चाहता था। इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, इसका फायदा उठाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के अटैक होने शुरू हुए तो ज्यादातर लोगों ने नाना फडणवीस की सहायता करी, यानी कि मोस्टली मराठास जो है वो इसके पक्ष में हो गए, जबकि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ देना तय किया। अंग्रेज जो हैं वो रघुनाथ राव का साथ देने के लिए आगे बढ़े और उन्हें लगा कि अगर हम आसानी से जीत लेंगे, जैसे आपने देखा था कि बंगाल में भी ये यही करते थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने मीर जाफर को तैयार कर लिया, तो यहां भी कर लेंगे जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया था, जैसे उन्होंने हैदराबाद में किया था, शायद वो ऐसा यहां भी कर लेंगे, उन्हें ऐसा लगा। परंतु ऐसा, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें पूछा गया है कि बहुत सी कठिनाइयां रही, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। बात बिल्कुल सही है कि जब ऐसा करने लगे तो फडणवीस का साथ जो है बहुत सारे सरदार पेशवा और प्रधानमंत्री ने दिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई ब्रिटिशर्स के सामने। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत चिढ़े हुए थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि उन्होंने हैदराबाद में, कर्नाटक में और दूसरे स्टेट्स जैसे गोवा वगैरह हैं, केरल वगैरह हैं, इन सब जगहों पर अपनी आर्मी का प्रयोग किया था, अपनी सेना का प्रयोग किया था।
और फिर बंगाल की तरफ मूव कर गए थे ये, तो वहां पर विजय हासिल करी। तो ऑलरेडी पहले से ही ये इतिहास अपना खराब कर चुके थे दक्षिण में। तो ये जो साउथ के जो लोग थे ये अंग्रेजों से वैसे ही चिढ़े हुए थे, और इस तरीके से नाना फडणवीस के कहने पर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उधर से वो फंसे ही हुए थे और हैदर अली से भी उनके पंगे हो गए, ये चीज वो संभाल नहीं पाए। और इसी सब सिचुएशन में 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिशर्स जो है वो इंटरनेशनली भी जो है बड़ा परेशान है, उधर अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया है। तो इस तरीके से इनको बार बार जो है हार का सामना करना पड़ रहा है, और ये उनकी कठिनाई की सिचुएशन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेटमेंट जो आपके दिए हुए हैं, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों को मराठा शक्तियों से बचाया, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया तो उसने किसी तरीके से उसमें मराठा शक्तियां बहुत पावरफुल हो गई थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अभी। तो उनसे कैसे बचाया है? पहला, 1782 में सलबाई की संधि के साथ उसने शांति स्थापित करी। ये बिल्कुल सही बात है कि 1782 में सलबाई की संधि हुई है, जिसमें नाना फडणवीस जो है वो इस बात पर एग्री होते हैं कि वो मैसूर के खिलाफ, मतलब मैसूर का साथ नहीं देंगे, और मैसूर से भी कहा कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो हैदराबाद के ऊपर नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो अगर ब्रिटिशर्स उस पर कदम उठाएंगे तो मैसूर का साथ मराठा नहीं देंगे, यानी कि नाना फडणवीस नहीं देंगे। जबकि हैदर अली और नाना फडणवीस के जो संबंध थे वो अच्छे थे, लेकिन इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर नाना फडणवीस जो है वो उस संधि को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से शांति कायम हो जाती है लगभग 20 वर्षों के लिए आगे। हालांकि टीपू सुल्तान ने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इस संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, सही बात थी, और इसी कारण इसी दबाव का विरोध करने के लिए आगे टीपू सुल्तान लगातार युद्ध जारी रखते हैं, जिनके बारे में मैंने प्रथम अध्याय में आपको पढ़ाया था। वहां जाके आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहे होंगे शायद। अब ये अकेले ही टीपू सुल्तान क्यों लड़ रहा है? क्योंकि संधि हुई है, इसमें मराठे मैसूर का साथ नहीं देंगे। आसानी से मराठों और मैसूर की शक्ति जो थी वो उसको पृथक कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया, बिल्कुल सही बात है। इस संधि में यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स जो रघुनाथ राव का साथ दे रहे थे वो नहीं देंगे, और यह भी तय किया गया कि 25,000 रुपए जो हैं वो एज अ मंथली पेमेंट कह सकते हैं या पेंशन कह सकते हैं, वो रघुनाथ राव को मराठे देंगे। तो इस संधि पर अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर सफलतापूर्वक, ये भी एक तरीके की सफलता है, मराठों ने रघुनाथ राव को मारने में अंग्रेजों का साथ दिया। मराठों ने रघुनाथ राव को मारा ही नहीं, मारने में कोई साथ देने की बात ही नहीं थी। अंग्रेज रघुनाथ राव को क्यों मारेंगे? क्योंकि अंग्रेज तो पहले ही रघुनाथ राव की तरफ से लड़ने आए थे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी तीनों सही हैं, ये तीनों पॉइंट सही हैं, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सभी को? हाँ या नहीं? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वीं सदी के अंत में, 18th सेंचुरी के लास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे एक डेट देखिए क्या लिखी हुई है, 1797। तो 18th सेंचुरी के लास्ट का ही पॉइंट है ये। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजी शासकों को अपने राजनीतिक प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई, यानी कि उन्होंने दक्षिण भारत में एक्सपेंशन जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके पहले आपने देखा कि सलबाई की संधि हुई ही है, और उसके बाद अभी टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। तो इन सब चीजों का लाभ यहां पर मिल रहा है। 1797 तक मैसूर और मराठों की शक्तियां क्षीण हो चुकी थी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वो समय है जब हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी जा चुके हैं। वेलेजली ने सहायक संधि भारतीय राजाओं पर आरोपित कर दी थी। अब देखिए, वेलेजली ने सहायक संधि भारतीय राजाओं पर आरोपित करी, ये बात सही है, लेकिन राजनीतिक प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल इसने किया है इसका, लेकिन ये तो राजनीतिक प्रसार कैसे हुआ है उसके कारणों में से एक है। ये अनुकूल परिस्थितियां वाली बात नहीं है, बल्कि अनुकूल परिस्थिति तो ये थी कि सहायक संधि को इस समय लागू किया जा सकता था। इस पॉइंट को फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा गया है इसमें, आसानी से आप
भटक सकते हैं। 1797 में मैसूर और मराठों की शक्तियां क्षीण हो चुकी थी, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होगी। ये बहुत साधारण सा यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, पर जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पढ़ने के लिए पहले प्रश्न पर जाइए। लिखा है 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजी शासकों को अपने राजनीतिक प्रसार के लिए, राजनीतिक प्रसार इस माध्यम से हुआ है, लेकिन इस माध्यम से राजनीतिक प्रसार करने के लिए परिस्थितियां ये थोड़ी हैं कि पहले सहायक संधि लागू करी गई फिर परिस्थितियां बनी। परिस्थितियां बन गई थी इसलिए सहायक संधि लागू हो पाई, और इसलिए ब्रिटिशर्स की इस संधि के कारण तमाम सारे भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा अंग्रेजों के हाथों खोनी पड़ी, और उसका लाभ अंग्रेजों ने इस प्रकार से उठाया कि वे कभी भी किसी भी राजा के खिलाफ साथ दे सकते थे, और या फिर उसे लड़ा सकते थे, और या फिर उसका राज्य हड़प सकते थे। और आंतरिक रूप से यह भी बात थी कि जो सुरक्षा प्रदान की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा सहायक संधि के तहत, उस सुरक्षा का खर्चा भी भारतीय राजस्व या उसी राज्य के राजस्व से निकाला जाता था। तो इससे राजकोष पर भी काफी असर पड़ता था, क्योंकि ये खर्चे बहुत ज्यादा होते थे। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन होने के बाद इसको लागू किया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो केवल कथन एक ही सत्य होगा, ये और ये जो है क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको इस सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इन जगहों पर हमसे संपर्क कर सकते हो, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इससे पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूं, कुछ बच्चों ने कल वाला जो सेशन था उसमें एक प्रश्न आया था, उसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कुछ बच्चों को। मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, कमेंट पे जाकर के आप देख सकते हैं, आपके प्रश्न का रिप्लाई किया है। फिर भी यदि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो एक बार फिर से स्पष्ट पूछते हुए आप अपने प्रश्न को रखिए, मैं उसकी व्याख्या उत्तर और व्याख्या सहित आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, आपका समय शुभ हो।